बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम एजीसी। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बेसिक फार्माकोलॉजी का। हमने सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें एक लेक्चर हमारा हो चुका है और आज उस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर्स बीएसएन प्रोग्राम पोस्ट आरएन के चैप्टर नंबर 1 को कवर करेगा इंशाल्लाह। लेक्चर 2 के साथ ही एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। टर्मिनोलॉजीज हमने स्टार्ट की थी, फार्माकोलॉजी की बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करनी थी और उसमें फर्स्ट जो आज हमारा डिस्कशन होगा वो फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर होगा। फार्माकोकाइनेटिक क्या है इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है फार्माकोलॉजी की, अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज में बात करें, इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम आते हैं तो द प्रोसेस बाय विच ए ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबोलाइज्ड एंड एलिमिनेटेड बाय द बॉडी। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी मेडिसिन को जब लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन को देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन किन चीज़ों से अल्टर होती है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी के अंदर, वो कैसे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, और आफ्टर अचीविंग इट्स थेराप्यूटिक एक्शन या जिस मकसद के लिए मेडिसिन ली गई है वो दवाई मेटाबोलाइज होगी उसके बाद और फिर एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगी, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इन 4 पैरामीटर्स को ओवरऑल कवर करेगी। अगर सिंपल वे में मैं जाऊं, वर्ड फार्माकोन ग्रीक में इसका मतलब ड्रग होता है और काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट है। मींस हम फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग की मूवमेंट देखेंगे बॉडी के अंदर, राइट स्टार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन up till it will be excreted out या eliminated from the body. In simple way if I say कि एक बॉडी दवाई के साथ क्या करती है, what the body does to the drug is known as pharmacokinetics. Okay? By moving on, एक मेडिसिन लेने के बाद वो उस मेडिसिन का एक लाइफ साइकिल होता है जिनको हम 4 चीज़ों में कवर कर सकते हैं। जो भी हम मेडिसिन इनटेक करते हैं वाया एनी रूट, थ्रू ओरल और इंजेक्टेबल्स या ट्रांसडर्मल रूट या किसी भी और रूट के जरिए, तो मेडिसिन की हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे, कैसे एब्जॉर्ब हुई, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई बॉडी के अंदर, फिर कैसे मेटाबोलाइज हुई और कैसे एक्सक्रीट या एलिमिनेट हुई। तो ये 4 चीज़ें जो हैं एक ड्रग का साइकिल कहलाती है। फर्स्ट पैरामीटर की तरफ आते हैं जो कि है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। एक मेडिसिन का जहां आपने एडमिनिस्टर किया है, उसे टॉपिकल रूट में लिया है तो उसने एब्जॉर्ब होना है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ओरली आपने कोई टैबलेट या कैप्सूल खाया है तो उसने भी जीआईटी के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन से मोस्टली मेडिसिन एब्जॉर्ब होती हैं टू द ब्लड स्ट्रीम। तो एब्जॉर्प्शन में क्या देखते हैं हम, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दवाई का ब्लड स्ट्रीम में आ जाना एब्जॉर्प्शन। अब रेट और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का रेट क्या होगा और कितनी एब्जॉर्प्शन होगी, कितनी मिकदार में, वो कुछ चीजों पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से फैक्टर है? नंबर 1, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने मेडिसिन किस रूट के जरिए एडमिनिस्टर की है, ओरली ली है, टॉपिकल ली है, या आपने पेरेंटेरल रूट यूज किया है, या आपने कोई और रूट यूज किया है। डिफरेंट रूट्स आते हैं, देखेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग स्लाइड्स में। तो ये इफेक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन को, उसके रेट और एक्सटेंट को। सेकेंड, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग। जो दवाई है वो केमिकल नेचर उसकी क्या है, लिपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, ये भी डिटरमाइन करेगा कि उसका रेट और एक्सटेंट क्या होता है। और थर्ड वन है इन्वायरमेंट वेयर द ड्रग इज एब्जॉर्ब।
वो एनवायरनमेंट कौन सा है जहाँ पे दवाई ने एब्जॉर्ब होना है। ओरल रूट से दी गई मेडिसिन मोस्टली एब्जॉर्ब होंगी जीआईटी में, इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। जबकि आप टॉपिकल जब कोई ऑइंटमेंट या क्रीम आप अप्लाई करते हैं या इवन कोई ट्रांसडर्मल पैचेस आप स्किन के ऊपर लगाते हैं तो दवाई का एब्जॉर्प्शन साइट डिफरेंट होगी। तो ये इफेक्ट करेगा रेट और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। बाय मूविंग ऑन, एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं तो मैकेनिज्म क्या होगा एब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे स्पेसिफिकली चूंकि मोस्टली मेडिसिन हम ओरल रूट से लेते हैं, मुंह के जरिए जितनी भी टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं, थ्रू ओरल लिए जाते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम विद स्पेसिफिक टू द जीआईटी ट्रैक मैकेनिज्म क्या होता है। डिपेंडिंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ए ड्रग में बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक बैग। वो कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी डिफरेंट वेज हैं जिसके जरिए एक मेडिसिन एब्जॉर्ब होगी ब्लड के अंदर। नंबर 1, इट्स पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन मींस अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन किसी चीज का मूव करना, उसको हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सिंपल वे में बताऊं तो ओरली जब हम मेडिसिन खाएंगे उसने पास ऑन हुई इसोफेगस से होकर स्टमक में और स्टमक से फिर मूव करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चूंकि जीआईटी ट्रैक में ब्लड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा कंसंट्रेशन से वाया कैपिलरी ब्लड स्ट्रीम में लो कंसंट्रेशन में मूव करेगी, इसको हम पैसिव डिफ्यूजन कहेंगे। सेकेंड वन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, ये भी डिफ्यूजन है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना किसी चीज का बाय कैरियर प्रोटीन। यहाँ पे दवाई जो है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं उनके साथ बाइंड करेगी और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर थर्ड हम बात करें मेथड की तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें भी कैरियर प्रोटीन यूज होंगी, लेकिन चूंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसमें एनर्जी की कंजप्शन भी होगी। ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी विद द यूज ऑफ एटीपीज, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एडमिनिस्टर हो जाएगी, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। और फोर्थ पैरामीटर कौन सा है, एंडोसाइटोसिस का। इसमें क्या होगा कि इनगल्फिंग ऑफ ड्रग बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं इनको इनगल्फ कर लेगी, सेम लाइक जैसे मैक्रोफेजेस किसी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं। तो एंडोसाइटोसिस के जरिए भी ड्रग एब्जॉर्ब होगी। और द फिफ्थ वन एक्सोसाइटोसिस, ये अपोजिट है एंडोसाइटोसिस का, इसके जरिए भी ड्रग एब्जॉर्ब हो सकती है। बाय मूविंग ऑन, चूंकि हम एब्जॉर्प्शन को डिस्कस कर रहे हैं, मैकेनिज्म के बाद इसके कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि इफेक्ट करेंगे ड्रग की एब्जॉर्प्शन को। और उनमें सबसे मेन फैक्टर है ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइट। जहां पे आपने मेडिसिन एडमिनिस्टर की है, जहां से एब्जॉर्ब होनी है, वहां पे ब्लड फ्लो कितना है। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उतनी ज्यादा मेडिसिन, उतनी ज्यादा अमाउंट में मेडिसिन एब्जॉर्ब हो सकेगी। सेकेंड फैक्टर, टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए हम प्रोवाइड करेंगे मेडिसिन को, उतना ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन हो सकेगी। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शन के। थर्ड, कंटेक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन सरफेस। मेडिसिन और ब्लड फ्लो का जितना ज्यादा कंटेक्ट टाइम होगा, मेडिसिन उतनी ज्यादा मिकदार में एब्जॉर्ब हो सकेगी ब्लड के अंदर। और फोर्थ वन है इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच भी इफेक्ट करेगी एब्जॉर्प्शन को। एज वी नो, मोस्ट ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड्स और वीक बेसिस। ज्यादातर मेडिसिन वीक एसिड्स होती हैं या वीक बेसिस होती हैं। और ड्रग पासेस थ्रू मेम्ब्रेन मोर रैपिडली, मोर रेडिली इफ अनचार्ज। एक अनचार्ज ड्रग ज्यादा इजीली और ज्यादा जल्दी से सेल मेम्ब्रेन को पास कर लेती है। वी कैन से दैट लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन इजीली
लिपिड सॉल्युबल ड्रग चूंकि अनचार्ज होती हैं, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करते हैं कुछ स्लाइड्स में कि स्लो एब्जॉर्प्शन किन रूट के थ्रू अगर मेडिसिन ली जाए तो होगी, फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से रूट ज़्यादा सूटेबल हैं, और फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकती है। तो स्लो एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ओरली swallowed tablet capsules, it's a slow absorption site for medicine। या दूसरा थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन जिसमें ओरल म्यूकोजा है, सबलिंगुअल टैबलेट्स लाइक जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, कार्डियक पेशेंट, उनके लिए एंजीसीड एक टैबलेट है जो कि जबान के नीचे रखी जाती है, तो टंग की कैपिलरीज में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो ये एक स्लो एब्जॉर्प्शन होती है। इस स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन इस केस में होती है। और नेजल म्यूकोजा इंसफलेटेड केस में आप कोई मेडिसिन थ्रू नोज जो है एडमिनिस्टर करते हैं, सक करते हैं, तो इनहेल करते हैं, उसकी वजह से भी जो एब्जॉर्प्शन होगी मेडिसिन की वो स्लो होगी। तीसरा मेथड टॉपिकल है, ट्रांसडर्मल है, जिसमें एब्जॉर्प्शन मेडिसिन की स्लो होती है। और फोर्थ वन रेक्टली, लाइक जो डिफरेंट सपोजिटरीज यूज करते हैं वाया एनल केनाल, इस केस में भी जो एब्जॉर्प्शन होगी ड्रग की वो स्लो होगी। फास्टर एब्जॉर्प्शन के लिए जो रूट अडॉप्ट किया जाता है वो पेरेंटेरल रूट है, द मोस्ट रिलायबल फॉर फास्ट एब्जॉर्प्शन मेथड। इसमें पेरेंटेरल में डिफरेंट इंजेक्शंस है, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, subcutaneous injections are there and intraperitoneal injections are there। अगर कोई मेडिसिन डायरेक्टली आप इंट्रावीनस आईवी एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन 100% होगी, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी। मींस ड्रग को डायरेक्टली आपने ब्लड में एडमिनिस्टर कर दिया जहाँ पे उसने एब्जॉर्ब होके जाना था, और उसके बाद इंट्रामस्कुलर है, फिर सबक्यूटेनियस है, और फिर इंट्रापेरिटोनियल कैविटी, मींस जो हम बॉडी कैविटीज में इंजेक्शन लगाते हैं वो इसमें आता है। और फास्ट एब्जॉर्प्शन में इनहेलेशन थ्रू लंग्स, जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट्स इनहेलर यूज करते हैं, तो इस केस में भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है। फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन की बात करें तो डायरेक्टली इनटू द ब्रेन, जहाँ पे रिक्वायर्ड है ड्रग अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करने के लिए, वहीं पे अगर हम डिलीवर कर दें तो मैक्सिमम उसकी फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसमें एग्जांपल्स हैं इंट्रासेरिब्रल इनटू द ब्रेन टिश्यूज। इसमें क्या होता है, इंजेक्शंस हम देते हैं ब्रेन टिश्यूज को टू ट्रीट ट्यूमर्स एंड सर्टन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसन डिजीज में ये डिस्कस होता है। ये इंजेक्शंस ऐसे इंट्रा सेरिब्रल दिए जाते हैं। और इंट्रा सेरिब्रो वेंट्रिकुलर कुछ इंजेक्शंस इनटू द ब्रेन वेंट्रिकल्स में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये मेथड, इस मेथड के ज़रिए जो एब्जॉर्प्शन होगी वो फास्टेस्ट होगी। इसमें हम ड्रग को ब्लड ब्रेन बैरियर्स जिसे उसने क्रॉस करने होते हैं उसको हम बाईपास कर देते हैं और ड्रग डायरेक्टली हमारी सेंट्रल कंपार्टमेंट में आ जाती है। अगर एब्जॉर्प्शन को हम समराइज करें तो एक जनरल प्रिंसिपल से इसको हम कर सकते हैं, द फास्टर द एब्जॉर्प्शन द क्विकर द ऑनसेट, द हायर द मेटाबॉलिज्म बट द शॉर्टर द ड्यूरेशन। जितनी ज़्यादा जल्दी से ड्रग एब्जॉर्ब होगी उतना जल्द अपना एक्शन शो कर सकेगी और उतनी ही ज़्यादा हाई रेट से उसकी मेटाबॉलिज्म होगा और एट द एंड वो चूँकि बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी तो उसका ड्यूरेशन ऑफ जो है बॉडी के अंदर वो कम होगा। By moving towards the next slide and the next parameter of pharmacokinetic, it is distribution. अब एक मेडिसिन ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई है, उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है बॉडी के अंदर और अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाना है, रिसेप्टर्स पे जाना है ताकि बॉडी के अंदर अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर सके। तो डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं, कैसे होगी, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि
मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ड्रग में रिवर्सिबली लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू द इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक मेडिसिन रिवर्सिबली ब्लड स्ट्रीम में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसका आ जाना डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और वहां पे फर्दर रिसेप्टर्स के ऊपर पहुंचना और एक्शन करना दवाई ने करना है, चूंकि दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट। अब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द प्लाज्मा टू द इंटरस्टिशियम डिपेंड्स ऑन, कुछ चीजों के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स कर रही है कि ये पैरामीटर्स उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को इफेक्ट करेंगे। उसमें फर्स्ट वन है लोकल ब्लड फ्लो। जहां पे ब्लड फ्लो, लोकल ब्लड फ्लो मींस जितना ब्लड फ्लो उस स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ज्यादा होगी। सेकंड वन कार्डियक आउटपुट। लेफ्ट वेंट्रिकल्स जितना ज्यादा ब्लड पंप करेगा, जितनी कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगी, उतना ही मेडिसिन इनटू द बॉडी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। चूंकि ब्लड फ्लो ज्यादा होगा बॉडी के अंदर, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी। थर्ड वन कैपिलरी परमेबिलिटी। अब एक ड्रग ने ब्लड में से टिश्यूज में आना है, तो जितनी कैपिलरीज परमेबिलिटी ज्यादा होगी, मेडिसिन इजीली परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगी। फोर्थ फैक्टर, डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन्स। ब्लड के अंदर सर्टेन प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके साथ कुछ मेडिसिन बाइंड कर जाती हैं और कुछ टिश्यू प्रोटीन्स के साथ, तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग ड्रग की टू द प्लाज्मा प्रोटीन या टिश्यू प्रोटीन ज्यादा होगी, इट विल लोअर डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन, or we can say that less drug is available in the interstitial fluid. And fifth one है relative lipophilicity of the drug. This lipophilicity means lipophilic, easily soluble into the हाइड्रोकार्बन्स या लिपिड्स के अंदर ड्रग। चूंकि ये जनरल प्रिंसिपल है कि जितनी ज्यादा ड्रग लिपोफिलिक होगी, उतनी ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो लिपोफिलिक ड्रग कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, व्हाइल हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, उनके लिए सेल मेम्ब्रेन पास करना इजी नहीं होता। तो डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स में हम डिस्कस करते हैं बायोअवेलेबिलिटी को। इट्स अ सेपरेट टर्म बट इट रिलेट्स टू दिस एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बायोअवेलेबिलिटी क्या है मेडिसिन की? द फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेड ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो दवाई का पोर्शन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, दवाई खाने के बाद ब्लड स्ट्रीम में आता है, दैट इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। What means biologically available for producing the effect or therapeutic effect. कुछ चीजें हैं जो कि डिटरमाइंस करती हैं बायोअवेलेबिलिटी को। हम ओवरव्यू कर लेते हैं। बायोअवेलेबिलिटी क्यों जरूरी है फैक्टर डिस्कस करने से पहले? चूंकि जितनी ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी होगी ड्रग की, उतनी ज्यादा ड्रग इजीली अपने टारगेट के ऊपर मूव करेगी और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। दैट्स व्हाई फैक्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन चीजों आप ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को मुतासर करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग लाइक हाइड्रोफोबिसिटी, पीके वैल्यू या सॉल्युबिलिटी। जितनी ड्रग हम बात कर चुके हैं, जितनी ड्रग ज्यादा हाइड्रोफोबिक होगी, उतनी ज्यादा इजीली क्रॉस कर लेगी सेल मेम्ब्रेन और बायोअवेलेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। और पीके वैल्यू क्या है? ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, क्योंकि ड्रग्स जो होती हैं आइदर वीक एसिड्स होती हैं या वीक बेस होती हैं, तो इसका जो
रेशो बनती है वो पीके वैल्यू होती है। ये भी इफेक्ट करती है बायोअवेलेबिलिटी को। और सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स आर अगेन बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, जबकि लिपोफिलिक ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, बाय मूविंग ऑन, जब हम ड्रग की एब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिसे स्लाइड्स पे आप देख सकते हैं, एंड इट इज़ बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग। क्या है जी बायोअवेलेबिलिटी, क्यों हमने इसको डिस्कस करना है? सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेड डोज ऑफ अ ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एडमिनिस्टर की गई डोज का वो फ्रैक्शन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है और जो बायोलॉजिकली अवेलेबल होता है कि अपना एक्शन रिसेप्टर के ऊपर जाके प्रोड्यूस करे, उसको हम बायोअवेलेबिलिटी कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोअवेलेबल ड्रग ही होती है जिसने अपना एक्शन प्रोड्यूस करना होता है। अब किसी भी मेडिसिन की बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर कुछ चीज़ें असरअंदाज होती हैं, वो कौन सी हैं डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ड्रग। ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी हाइड्रोफोबिसिटी है। मीन्स ड्रग जितनी ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगी, मीन्स जितनी ज़्यादा लिपोफिलिक होगी, उतना ज़्यादा इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और बायोलॉजिकली अवेलेबल होगी, तो ये इफेक्ट करेगा। दूसरा पीके वैल्यू है। पीके वैल्यू इज ए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द ड्रग, क्योंकि जितनी भी ड्रग्स हैं वो आइदर वीक एसिड्स होती हैं या वीक बेस होती हैं, तो इनकी जो रेशो होती है एसिड बेस की, आयोनाइज्ड ड्रग की या अनआयोनाइज्ड ड्रग की, उसको हम पीके वैल्यू कहते हैं। और अगेन सॉल्युबिलिटी आल्सो इफेक्टेड। सेकंड पैरामीटर है द ड्रग फॉर्मुलेशन। अब एक दवाई, कुछ मेडिसिन को ऐसे बनाया जाता है जो इमीडिएट रिलीज करती हैं स्टमक के अंदर, जैसे आप खाते हो फौरन ही अपने डिसइंटीग्रेट होती हैं अगर टैबलेट की बात करें, और अपने मेडिसिनल एजेंट जो एक्टिव पार्ट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को रिलीज करती है। और कुछ ड्रग्स जो होती हैं लाइक जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, तो वो डिलेड जाके डिसॉल्व होती हैं, डिसइंटीग्रेट होती हैं और अपने मेडिकेमेंट्स रिलीज करती हैं। तो फॉर्मुलेशन कैसी है, मेडिसिन के डिजाइन आपने कैसा किया है, ये भी इफेक्ट करेगा बायोअवेलेबिलिटी को। थर्ड पैरामीटर, इफ द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड इन ए फेड और फास्टेड स्टेट। एक अनकॉन्शियस पेशेंट को आपने ड्रग दे दी है या एम्प्टी स्टमक आपने ड्रग ले ली है और उस ड्रग का जो है फूड के साथ एब्जॉर्प्शन, फैटी फूड के साथ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा थी, तो डेफिनेटली ये भी चीज़ अल्टर करेगी उसकी बायोअवेलेबिलिटी को। फोर्थ वन है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट। आपका स्टमक कितनी देर में एम्प्टी हो रहा है, क्योंकि मोस्टली ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ड्यूडिनम क्रॉस करने के बाद, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट भी डिसाइड करेगा कि बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज सर्कैडियन डिफरेंसेस। सर्कैडियन डिफरेंसेस मींस आपने ड्रग मॉर्निंग में ली है या आपने नाइट में ली है, मतलब टाइम क्या था डोज या ड्रग लेने का। क्योंकि मॉर्निंग में आप कहेंगे ये कैसे असरअंदाज होता है, लाइक मॉर्निंग में इंसान का स्टाइल एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, उसने सारा दिन काम करना होता है, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, बॉडी एक्टिव रहती है, तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। जबकि नाइट में आपने मेडिसिन ली और फिर आप उसके बाद 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद आप सो गए, तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, सेंट्रल कंपार्टमेंट में ब्लड ज़्यादा आ जाता है, जो चेस्ट है आपका या सीएनएस बाकी पेरिफेरीज में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं बायोअवेलेबिलिटी को। नेक्स्ट पैरामीटर है इंटरेक्शन विद द अदर ड्रग्स। हाँ, अगर जो आपने ड्रग ली है और साथ में आप कंकरेंट कुछ और मेडिसिन भी खा रहे हैं और उनका किसी एंड के ऊपर इंटरेक्शन है बॉडी के अंदर आपस में, तो डेफिनेटली बायोअवेलेबिलिटी को मुतासर करेगा। इसके अलावा एज है, डाइट है, जेंडर है और डिजीज स्टेट है, ये भी इफेक्ट करेगी बायोअवेलेबिलिटी को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर जो कि मेटाबॉलिज्म है और एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन है। हमने मेडिसिन खाई, मेडिसिन थ्रू ओरल रूट सपोज, वो एब्जॉर्ब हुई ब्लड में, डिस्ट्रीब्यूट हुई बॉडी के अंदर,
अपने साइट ऑफ एक्शन पे गई और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया। अब उसने बॉडी से एलिमिनेट भी होना है, क्योंकि उसको बॉडी के अंदर रिटेन तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए ड्रग का मेटाबोलाइज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जितनी ज्यादा ड्रग लिपोफिलिक होगी, लिपिड सॉल्युबल होगी, उसकी अब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा अच्छी होगी, जल्दी होगी। लेकिन जो एक्सक्रीशन, जो एलिमिनेशन है, उसके लिए ड्रग का हाइड्रोफिलिक होना बहुत जरूरी है। तो हम उसकी लिपोफिलिसिटी को कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोफिलिसिटी में, उसको वाटर सॉल्युबल बनाएंगे ताकि बॉडी से एक्सक्रीट हो सके वाया यूरिन और फीसेस और एनी रूट। सो इसके लिए द बेस्ट जो ऑर्गन है वो लिवर है, लिवर के एंजाइम्स हैं, और ख़ास तौर पर जिस एंजाइम का मोस्टली ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म में रोल है वो है साइटोक्रोम P450। ये क्या करता है? ट्रांसफर ड्रग्स इनटू द मोर वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स। रिपीटेड ड्रग एक्सपोजर इंक्रीज एफिकेसी और टॉलरेंस। किसी भी ड्रग का जो रिपीटेड यूज है या एक्सपोजर है, उसकी एफिकेसी या टॉलरेंस को इंक्रीज कर देता है। अब एक ड्रग मेटाबोलाइज हो गई, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ गई, तो वो बॉडी से अब उसने एक्सक्रीट होना है, जरूरत नहीं है बॉडी को उसको रखने की। तो बेस्ट वे क्या है? सबसे ज्यादा एक्सक्रीशन जो मोस्टली होती है वो थ्रू किडनी होती है। तो किडनी में वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आयोनाइज फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, या कंपाउंड फॉर्म में एलिमिनेट होगी वाया यूरिन या फीसिस में, या दूसरा रूट क्या हो सकता है कि जैसे हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, तो इन एयर में भी उसकी एक्सक्रीशन हो सकती है, या फिर स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू पसीने के जरिए भी ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाएगी मेटाबोलाइज होने के बाद। एक्सक्रीशन के लिए या एलिमिनेशन के लिए कुछ और रूट्स भी अवेलेबल हैं जो हम डिस्कस करते हैं। मेनली जो है वो मेनली रूट जो है वो किडनी है, यूरिन एंड फीसेस। इसके अलावा लंग्स, जैसे कि अल्कोहलिक ड्रग्स जो हैं, अल्कोहल जब हम सांस लेते हैं तो वो वोलेटाइल इन नेचर होता है, चूँकि दैट्स वाई वो सांस के जरिए हवा में चला जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो हैं तो वो ब्रेस्ट मिल्क के जरिए भी एक्सक्रीट आउट होती हैं, लाइक एसिडिक ऑयल ट्रैप्स, अल्कोलाइड्स, अल्कोहल, सम कंसंट्रेशन एज ब्लड, एंटीबायोटिक, जैसे एंटीबायोटिक्स कुछ कंसंट्रेशन जो है वो भी ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट होती है। जब बेबी अगर आप फीड कराते हैं तो वो ब्रेस्ट के मिल्क के ज़रिए, हम माँ कोई मेडिसिन खा रही है तो बच्चे में एक्सक्रीट आउट हो सकती है, तो इसका बहुत ख्याल रखना होता है। आल्सो इन बाइल, स्किन में और सलाइवा के ज़रिए भी वो एक्सक्रीट आउट हो सकती है बॉडी में से। तो ये थे 4 पैरामीटर्स: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स को कवर कर रहे थे। और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फार्माकोडायनामिक जो है प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग वो क्या होती है। सो अप टिल नाउ इतना ही। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।